टेस्ट हुआ है आपका, उसमें कैसा हुआ? केमिस्ट्री सॉल्व हो रहा था अभी? हाँ, हो रहा था। कुछ कुछ क्वेश्चन जो था वो इजी था, वो सॉल्व हो रहा था। अच्छा, तो कौन कौन सा टॉपिक था अभी? क्योंकि वो आर्टिक जो था इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए वो केएस पी के आर हाँ हाँ हाँ। तो उन तो सब में अभी थोड़ा एक सा। काम ये करना है ना, जैसे कि अब आईनिक जैसे हो जाएगा तो पेपर तो आपके पास होगा, पेपर है ना? अच्छा, वो कंज्यूम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चंस है ना, कई बार क्या होता है वो ना, पेपर क्वेश्चन तो हाँ, एग्जाम में तो भाई एक एक क्वेश्चन गो थ्रू करते ही है हम लोग, एग्जाम में तो करते ही है ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई सारा क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट हो सके ढूंढ ढूंढ के अटेम्प्ट करते हैं, है कि नहीं? सेलेक्ट करो, फाइंड करो, उसके बाद फिर आप उसको आंसर करो, है कि नहीं? यही प्रोसेस होता है मोस्टली, है ना, स्टार्टिंग में। ठीक, तो आप क्या करना, अभी जैसे हो जाएगा, अब इसके बाद पहले स्टडी पैकेजेस का तो सारा ही क्वेश्चन कर लेना, उसमें भी लास्ट के कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना? तो आपके पैकेजेस में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे वहाँ भी बड़े पड़े हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ डाउट आए, ठीक है? तो उसको आप क्लियर ज़रूर कर लेना, ठीक है? मान लो पहले से कोई क्वेश्चन है नोटबुक में किया हुआ, उसको फिर से सॉल्व करना ज़रूरी होता है, बात समझे? और पुराना रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है या भूल गए आप? ऐसे नहीं भूल के याद है। याद है, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ कुछ मतलब स्टार्टिंग वाले टॉपिक ना बार बार नहीं आए करते, है ना? वो जब एक बार पूरा होगा तब जाके आएगा, तो उसमें फिर ना कई बार इसलिए भूलने टेस्ट लगते। में फिर से होगा सब एग्जाम। हाँ, तो ये भूलने और याद करने का काम नहीं रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? बीच बीच में अपना रिवीजन करते रहे, फिजिकल का पार्ट है, रिवीजन कैसे करेंगे? क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करें, ठीक है? इनऑर्गेनिक का पार्ट है, रिवीजन कैसे करोगे? कोई भी पैकेज का क्वेश्चन उठाओ, उसके क्वेश्चन करो। पीवाई क्यू उठा लो, उसका कोई सा भी क्वेश्चन करो, बात समझे? ठीक है? पीवाई क्यू का तो क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी ये 200-250 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पीवाई क्यू अभी पीछे रह जा रहा है, लेकिन उसके भी ना 50-60 क्वेश्चन होते हैं। आप अगर बोलो तो भाई वीक में एक क्लास में हम लोग टेस्ट का रख लेते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा क्लास इंक्रीज करते हैं, और वेंसडे को ऑलमोस्ट 1 आवर के ड्यूरेशन का थोड़ा छोटा क्लास रखते हैं, ठीक है? और इसमें स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का छोटा क्लास इसलिए रखा जा रहा है, बोलो। पर वेडनेसडे 11 से होगा क्या? 11 से ना फिर मेरा थोड़ा दिक्कत होने लगता है, हो सकता है, लेकिन वो डेली में ना हो सकता है कि थोड़ा मतलब एक होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग में ना अनइंटरप्टेड होता है। अगर आप चाहो तो थोड़ा और मैं पहले कर सकती हूँ, 7:30 से कर लेते हैं 8:30। 7 से मेरा एक 10 तक मतलब अच्छा, क्लास रहता ठीक है। है। अम, फिर ना अभी क्या, सैटरडे फिर मेरा फ्री है, सैटरडे मॉर्निंग। तो वो ट्यूशन छोड़ सकते हैं, तो वेडनेसडे कर सकते हैं। क्योंकि सैटरडे को तो पता नहीं फिर भी जाना पड़ेगा या नहीं। हाँ हाँ, सैटरडे आपका, इसलिए मैं सैटरडे संडे को नहीं रखना चाहती, और फिर इवनिंग टाइम में भी मोस्टली क्लासेस होते हैं, तो मॉर्निंग में ही ट्राई कर लेते हैं ना, अगर हो जाएगा ठीक है, अगर दिक्कत आएगी तो बताना, एक एक ट्राई करते हैं, अगर दिक्कत आएगी तो बताना, ठीक है? ऑल राइट, ओके। वीक में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? वीक में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं हाँ होगा। ठीक है ठीक है, वो मैं देखो इसलिए स्टार्ट करना चाह रही हूँ ना अभी, क्योंकि मतलब 11th में आप लोग ऑलरेडी मतलब आगे एडवांस हो चुका है कि नहीं? और अच्छे से विद क्वेश्चन करना है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना? और ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक में नया चीज़ कुछ नहीं रहता, उसी सबको एक साथ रिलेट करके क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आप पीवाई क्यू देखोगे ना तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, अगर स्ट्रक्चर आपको आइडिया है तो आपको दिखेगा कि हाँ ये क्या है, समझ पा रहे, नहीं तो ऐसा लगेगा करे यह तो पूरा डायग्राम डायग्राम बना पड़ा है, इस तरह का फील होगा, है ना? बेंजीन से रिलेटेड खूब सारे वहाँ पे रहते हैं, है ना? ठीक है, हाँ। तो हम लोग कल रख रहे हैं, ओके है? सक्षम आपका भी ऑल राइट है ना? ठीक है, तो ट्राई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ऑर्गेनिक में ये स्टार्टिंग से रखना है, मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग तो भाई मतलब थोड़ा एक होता है ना कि कॉन्शियस स्टूडेंट में मैं काउंट करूंगी आप लोगों को, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया जाता है आप उसको सॉल्व कर लेते हो, मुझे आपके पीछे नहीं पड़े रहना पड़ता है, किया नहीं किया, किया नहीं किया ना, खुद से कर लेते हो, ठीक है? बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी जाके किसी टेस्ट में वो क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे, नहीं तो केवल थ्योरी पढ़ने का ना मतलब कोई आपसे वाइवा नहीं ले रहा ना, समझना ये बात है ना? अगर आपसे कोई वाइवा ले, कोई सामने बैठ के पूछे कि भाई ये बताओ, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बता दें, है ना, मैक्सिमम, लेकिन ना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो सारे एट वे होने चाहिए कि भाई बहुत ही कम हो रहे हैं, है ना? तब जाके वो करेक्ट करेक्ट आंसर आप कर पाओगे, नहीं तो निगेटिव मार्किंग आ जाता है कि नहीं? ठीक है, तो निगेटिव से बचने के लिए सबसे पहले एक्यूरेसी पे तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? ऑर्गेनिक में इसलिए मैं कह रही हूँ ना, ऑर्गेनिक में क्या होता है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आप जितना नया चीज़ एक पार्ट पढ़ रहे हो ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट या उससे मान लो कि 10% मोर इम्पॉर्टेंट होता है कि पिछला क्लास कितना आपको याद है। ठीक है, तो उसमें थ्रू आउट रिविजन चाहिए। मतलब रिविजन कैसा चाहिए, फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मैं बच्चों को ये ज़रूर बोलती हूँ कि आप जब भी रिवाइज करना, फ्रॉम द स्टार्टिंग करना, है ना। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग वाले अपने आप याद होने लगते हैं, फिर वहाँ से जब नया क्लास तक के पॉइंट तक आप पहुँचते हो ना, तो वो चीज़ें फिर रिलेट होने लगती है। बात समझे, ठीक है। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक। और स्टार्टिंग में हम लोग ट्राई करेंगे कि वी विल स्टिक टू द एनसीईआरटी टॉपिक्स, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेनली मैं हाईलाइट करके या फिर नोट के फॉर्म में मतलब लिख के रखूंगी, आपको एज इट इज़ वो लिख लेना है अपने नोटबुक में, नोट कर लेना है। ऑलराइट, ठीक है। और पहले वाले चैप्टर में कुछ ये प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट में कुछ टेक्निक्स किए जाते हैं उनका भी यूज़ है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो बोलते हैं एनालिसिस, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। मतलब एनसीईआरटी का पूरा फुल पैक रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि एनसीईआरटी कंप्लीट छोड़ दो ना तो वो पार्ट लास्ट में मिस भी हो जाता है, ठीक है। और ऐड हो जाता है वो इसमें क्या बोलते हैं आपका बोल कंसेप्ट में, लेकिन वो ना मतलब कुछ पार्ट ऐसा होता है अगर आपने नहीं रिलेट किया तो हो सकता है उसको रिलेट करने में थोड़ी दिक्कत आए, बस ये, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। 1 आवर का होगा, लेकिन रिवीजन चाहिए होगा स्टार्टिंग में। तो भाई इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ते हो आप लोग, पढ़ना शुरू किया है या अभी नहीं पढ़ रहे हो? ऑर्गेनिक ही कर रहे टाइम पीएससी में। अच्छा, इनऑर्गेनिक जैसे 11th में पीरियोडिक टेबल में तो दिक्कत ना ना नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ तो ओवरऑल हो जाता है ना। अच्छा, हम लोगों ने उसका क्वेश्चन लेकिन नहीं किया ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, वो भी रह गया है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का हाँ, तो ये ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे ही हमारा ये खत्म होगा आयनिक, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से पहले फिर हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बड़ा टाइम से हमारा फिजिकल चल रहा है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक में ना केमिकल बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो पीरियोडिक का तो पता है, तो हम लोग 1-2 क्लास में ट्राई करेंगे उसके सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लेने का, ठीक है। तो वो मोस्टली हम लोग पीवाईक्यू से उठा लेंगे, ठीक। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार क्वेश्चन दिया था क्या, या बातचीत हुआ था कुछ हमारे क्लास में, कुछ ऐसा तो हुआ था पीरियोडिक क्वेश्चन के बारे में, है ना। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये जैसे आयनिक फिनिश होगा ना, इसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि इसको बीच में नहीं रख सकते, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, उसमें कंसेप्ट्स भी कुछ होते हैं। और फिर जैसे आप, मुझे लगता है कि अभी तक थर्मोडायनेमिक्स यानी तो स्टार्ट हो गया, नहीं तो कुछ चल रहा है ना। तो सीधे सीधे फर्स्ट क्लास हुआ है सिर्फ अच्छा, ऑलराइट, तो अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, ठीक है आपका। जिसे एक चैप्टर डिले है तो एक चैप्टर की सिर्फ ये डिले है अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। मतलब उधर आईडी कंप्लीट हो गई इधर आईडी अभी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कम मिला था हमें, ये एक्सपेरिमेंटल मोलर मास मिक्सचर, है ना। तो उस क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है, लिख लेना। क्वेश्चन लिख लेना नोटबुक में एज इट इज़ पूरा। सबसे पहले Cl2O7 का डिसोसिएशन गिवन है। ClO2 एंड O2 में बैलेंस कर सकते हो क्या? मैं उनकी कही करो। गैस फेज रिएक्शन है ये। हम हो गया बैलेंस हम्म 2ClO2O7 इक्विलिब्रियम 4 और 3 4 एंड 3, हाँ 8 हाँ सही सही सही। 8 हो गया और 14 हो गया इधर, और इधर 8 + 6, सही है। If the Cl2O7 is placed, Cl2O7 is placed in a closed container with pressure of 500 mm of Hg, pressure of 500 mm of Hg, and equilibrium pressure was found to be, equilibrium pressure was found to be 750 mm of Hg, 750 mm of Hg. Calculate दो पार्ट कैलकुलेट करना है।
ट्राई करोगे? पहले ट्राई करो। वो तो ठीक ही है। हो गया? नहीं नहीं, वो बोल रहे थे वो जो 2 अल्फा है उसको नीचे लेना है क्या? अच्छा, ऑल राइट। देखो स्टार्ट कर देती हूँ ना। पहले तो रिएक्शन लिखो, है ना, और रिएक्शन आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी मैं गैस नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा स्पेस लेता है। गैस फेज रिएक्शन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है। और देखो प्रेशर के बारे में लिखा भी है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई एक्वस या लिक्विड में है तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर नहीं लेंगे उसका, है ना। तो यहाँ उसका दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लोग कम्प्लीटली लेंगे, ठीक है। अब बैलेंस जब करोगे तो यहाँ 2 बताया था, यहाँ 4, यहाँ 3, यही बताया था, है ना, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, प्रेशर के टर्म में लिख रखा है, तो हम लोग प्रेशर के टर्म में चल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे, ठीक है, ऑल राइट। तो प्रेशर के टर्म में अगर चल रहे तो T इक्वल्स टू 0 पे क्या बोला है, 500 mm ऑफ Hg है, देख लो, हाँ हाँ। है ना, ऑल राइट। तो स्टार्टिंग में तो ये दोनों कुछ भी नहीं होगा, ऑल राइट, ठीक है। अब T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, T इक्विलिब्रियम पर क्या होना है, कुछ इसमें से प्रेशर घट गया होगा, क्योंकि ये तो कुछ टूट गया होगा, है ना। तो 500 माइनस कुछ P कर देते, ये वैसा ही है जैसे मोल्स हम लोग लेते थे तो A, और इधर क्या करते थे A माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ 2x करें या 2p करें, इस चक्कर में जाना ही नहीं, यहाँ सीधे सीधे आप x माइनस करो, ये x है, इसके हिसाब से स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से हम आगे सोचेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने प्रेशर ले लिया था तो x ना लेके हमने p लिया, क्यों, क्योंकि भाई x हम लोग जनरली मोल के लिए लेते थे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो अब यहाँ हमने p ले लिया, अब बताओ ये क्या लेंगे, ओ 500 माइनस 4 नहीं, आराम से सोच के बताओ, आराम से सोच के बताओ, आप भी अनम्यूट करो भाई और पार्टिसिपेट करो क्लास में। 2p हो जाएगा। हाँ गुड, 2 मोल से 4 मोल बन रहा है, इसका मतलब डबल बन रहा है। तो ये अगर P टूट रहा है p/2 हो जाएगा, तो 2P बनेगा, और ये 2 से 3 हो रहा है तो 1 से कितना होगा 3/2, तो P टूटने से कितना होगा 3/2P, समझ रहे हो ना, सिंपली यूनिटरी मेथड, ऑल राइट, ठीक। अब एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इन्हीं सबको अगर मिक्स कर दो तो टोटल प्रेशर 750, यही तो, यहां से P निकाल लो, जैसे P निकालोगे अब देखो KP आता हुआ दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। तो ये मैंने 2 स्टेप यहीं पर लिख दिया है ना। अल्फा 0.66 है। अल्फा का वैल्यू आ गया है, अल्फा, अरे नहीं कुछ मिस्टेक कर दिया है, 0.66 इतना ज़्यादा हो सकता है वैसे, लेकिन यहाँ ये आंसर सही नहीं है, मेथड ऐसा यूज किया है। पहले ये बताओ P क्या आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 50/2 50/2 आ गया, 50 अच्छा चेक कर लेते, 500 प्लस P प्लस 3/2P, है ना। 125 आ रहा है, 2 आंसर बता रहे हो क्या, अभी 50/2 बताया था, 50/2 बोले थे, उसको सिंप्लीफाई करके अच्छा ऑल राइट, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा P प्लस 3/2, अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5P/2, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, बताना। वो जो p है उधर
देखो कौन सा पी, तो वो पी माइनस कर देती हूँ। 500 माइनस पी, टोटल प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है 500 माइनस पी, ऑल राइट, Cl2O7 के लिए। और पार्शियल प्रेशर ClO2 का क्या है 2p, और 3 मतलब O2 के लिए क्या है 3/2p। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखो -p प्लस 2p, तो नेट में प्लस p रह जाएगा, है ना, प्लस 3/2p, तो 5/2p, ऑल राइट, इक्वल्स टू 750। अब बस यहीं से इक्वेट कर लेते हैं। p तो कुछ ऐसा दिख रहा है 250 इंटू 2/5, देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका 50/2 आ रहा था, एक बार चेक कर लेना आप अपना कैलकुलेशन। यस, आ गया। क्या किया था, कहाँ गड़बड़ किया था? माइनस पी और प्लस 2p को लिख दिया तो माइनस पी अरे अरे, प्लस पी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो ये हो गया 100 mm ऑफ Hg, है कि नहीं? ठीक है, यूनिट तो सेम रह जाएगा 100 mm ऑफ Hg। अब देखो एक अल्फा निकालना है, एक निकालना है Kp। तो अल्फा हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, x/a, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो यहाँ हम लोग अल्फा कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर P अपॉन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100/500, P अपॉन इनिशियल प्रेशर। बात समझ रहे हो ना, जैसे वहाँ x/a होता था, यहाँ कौन सा P टूटा है, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टोटल प्रेशर क्या था? ये भी ले सकते हैं ना, हाँ बोलो। 2.2। टोटल भी ले सकते हैं ना वहाँ पे। हाँ तो इनिशियल का लेके लेना है, तो इनिशियल का टोटल तो यही है ना, एक ही पार्ट था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग देख रहे हैं तो एक ही पार्ट रहेगा ना जो डिसोसिएट हो रहा होगा। डेफिनेशन में x/a को हम लोग या तो इनिशियल मोल लिख सकते हैं, हाँ हाँ, टोटल मोल। अरे कौन सा टोटल मोल, टोटल मोल्स टेकन इनिशियली, है कि नहीं, है ना। अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप डिफाइन कर रहे हो, समझना ये है क्या, कितना डिसोसिएट हुआ, तो भाई आउट ऑफ क्या डिसोसिएट हुआ, सिंपल सा ये चीज़, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कभी भी दिक्कत आए तो देखो मैथ्स ना कुछ चीज़ों में बहुत इजी, बहुत अच्छा होता है मैथ्स, रिलेट करने में तो भाई बहुत ही बढ़िया होता है मैथ्स, ठीक है। एक ये खिड़की बना लो और फिर एकदम बिल्कुल बचपन वाला फ्रैक्शन, है ना, कितना पोर्शन शेडेड है, बिल्कुल बचपन में बताते हैं ना, तो क्या बताते हैं पोर्शन शेडेड 1/4, तो कितना शेड किया है, आउट ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट हुआ है, आउट ऑफ व्हाट। तो जब भी टोटल लेंगे ना तो वो इनिशियल टोटल लेंगे, है ना। डिसोसिएशन के बाद क्या हो गया वहाँ हम लोग नहीं समझेंगे, वहाँ हम लोग नहीं फंसेंगे कि भाई अब तो 3 ही बचा हुआ है अनशेडेड, नो इट्स ओके। इनिशियल हम लोग फ्रैक्शन की तरह इसको, फ्रैक्शन ही होता है ना ये, अल्फा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, फ्रैक्शन का भी वही होता है ना। परसेंटेज अल्फा ले लो तो भाई 0 से 100, परसेंटेज तो इसमें भी 25% आ जाएगा, है ना, बात समझे क्या, ठीक है, ऑल राइट। तो चलो अब कोई दिक्कत तो नहीं इस पॉइंट में, 100/500 0.2 होगा, है ना, 2 तो हो ही नहीं सकता, 0.2, राइट, ठीक है। अब Kp निकाल सकते हो क्या, Kp निकालने के लिए क्या चाहिए, इन सब का पार्शियल प्रेशर चाहिए। अब P जैसे निकल गया तो Kp निकल जाएगा, है ना। यही तो Kp, मिस्टेक मत करना बेटा, थोड़ा ट्राई कर तो करने का। क्या हो गया, काम मैसेज कर रहे हो भाई, सब पढ़ाई कर रहे हो ना, ठीक है ठीक है। केपी निकालना है ना अभी। हाँ हाँ, अल्फा एंड Kp ये दो चीज था, अल्फा तो कैलकुलेट कर लिया, Kp निकालो। P के जगह 100 लिख दो और फिर यूज करो।
हाँ बिग तो आएगा, क्योंकि 100 के टर्म में है ना, तो बिग तो आएगा उसमें, नो डाउट। ठीक है, 10 के पावर में कर लो। ClO2 का देखो ये क्या है, 2p मतलब 200 है ना, 3p/2 मतलब 300/2 हो गया 150, और इधर 500 माइनस 100 हो गया 400 है ना। वैल्यूज तो यही होगा 200, 150 एंड 300, सॉरी 400 है ना। ठीक है, ClO2 2p का क्या मतलब, 200 का पावर 4। 16875 आई थिंक कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं एक बार। Cl2O7 का 500 माइनस 100, इसका मतलब 400 का स्क्वायर। देखो ऐसा ही लिखा है क्या, 2.75 इतना ही वैल्यू लिखा है ना, वैल्यू यही है। ठीक है, वैल्यू अगर यही है तो देखो ये हो जाएगा 2⁴ मतलब क्या, 4 × 4 मतलब 16 लिख सकते हैं। केवल 2 वाला टर्म, 2 का पावर 4 हमने अलग किया, इनटू 15 का क्यूब यहाँ से अलग करते हैं। 15 का क्यूब ध्यान है क्या, हाँ वो 3375 3375 है ना, 3375 पक्का ना, 225 × 15 ऑल राइट। अच्छा अब 10 का टर्म अलग करते हैं, तो 10 का टर्म में ये 100⁴ हो जाएगा है ना, और यहाँ हो जाएगा 10⁻³ है ना। तो 100⁴ का क्या मतलब, 10⁻8 और 10⁻³ मतलब 10⁻11, बताना सही है ना। ठीक है, ऑल राइट ओके। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ गया, इनटू 10⁴ लिख सकते हैं क्या, हाँ मैंने 2 कम लिख दिया उधर। ठीक है। अच्छा अब देखो इस तरह का जब भी रहता है ना, तो ये देखो 3375 × 10⁻7 ऐसा हो जाएगा, तो पॉइंट में लिख दो ना 3.375 साइंटिफिक नोटेशन। तो 3.375 आप लिख दोगे, इंटू 10⁻7 है, आपने मल्टीप्लाई किया था तो 10⁻10 हो जाएगा, देखना है ना। 10⁻3 से डिवाइड किया तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सिंपल मैथ्स है ना। देखो आ गया क्या, ठीक है। तो देखो ये सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन फंसने वाला था बहुत जगह। ठीक है, तो कैलकुलेशन को हम लोग हमेशा ही क्या रखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, कम क्वेश्चन आता है ऐसा, ये ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स का कुछ अगर क्वेश्चन आ गया ना जिसमें सॉल्व करना चाहता है, तो ऐसे मत सोचना कि ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने 2 लाइन में कर दिया तो इसको भी 2 लाइन में ही करूंगा या करूंगी। ठीक है, कैसे रखना है भाई, प्रॉपरली उसके लिए स्पेस रख लो, स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, इनफ पीछे रहता है ना, 2-3 पेज रहता है। पेंसिल यूज़ कर लो, है ना, कई बार होता है ना ज़्यादा स्पेस यूज़ हो गया, पेंसिल यूज़ करना हमेशा। ठीक है, क्योंकि उसको हटा के आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा शीट तो नहीं मिलता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ अवेलेबल स्पेस है उसको लेकिन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है। इसीलिए मैं ये चीज़ भी पूछती हूँ कि आप लोग जब खुद घर में कर रहे होते हो तो कितना मतलब नीट एंड क्लीन आप करते हो। हैंड राइटिंग की बात नहीं हो रही है, प्रोसेस आपका कितना नीट एंड क्लीन होता है, बात समझे। हैंड राइटिंग किसी का लार्जर फॉन्ट हो सकता है, किसी का स्मॉलर फॉन्ट हो सकता है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन कई बच्चे होते हैं ना बिल्कुल इस तरह से करते, समझना इस बात को कि भाई छोटा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, और उसके बाद फिर चलो ये सीधे सीधे समथिंग बाय समथिंग लिख दिया, उसके बाद फिर आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आप कर तो रहे हो, ठीक है, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो चलेगा, लेकिन यही आदत रह जाएगी आपकी। आप एग्जाम में हड़बड़ी में और ट्राई करोगे कि छोटे छोटे में करने का, ज़्यादा लिखोगे ही नहीं, लिखाएगा ही नहीं, है ना। प्रेशर इज़ अ एक्चुअल थिंग, प्रेशर होता है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी वर्ल्ड चैंपियन हो या कुछ भी हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड बनना पड़ता है। ठीक है, आप लोग जिस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट मतलब लाइफ के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कई बार लगता है कि यार इतना कंपटीशन, इतना टेस्ट, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लाइफ जो टेस्ट लेती है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब प्रिपेयर ही किया जा रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, जो भी आए बस यू हैव टू जस्ट बी देयर, सोच लिया है करना है, ठीक है, करके देख लेते हैं, इट्स ओके, गिव योर टाइम देयर, है ना। ऑल राइट ओके, चलो। तो इसलिए जब भी आप घर पे भी करो तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपके स्टेप दिख रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। और उतना मत घबराना कि देखने में सुंदर नहीं है, सुंदर की बात नहीं हो रही होती कि भाई नोटबुक कितना सुंदर है, 10 से पहले सजा के लिखा करते थे, है ना। कुछ प्रोजेक्ट वर्क आता था, चारों तरफ डिज़ाइन होने चाहिए, बीच में लिखे होने चाहिए, एक जैसा फॉन्ट ऊपर से नीचे, है कि नहीं। ठीक है, तो वो बात सजावट की बात नहीं हो रही, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्रैक्टिस ही वैसा होना चाहिए कि चाहे वो एग्जाम हो या घर पे हो, लगभग उसी हिसाब से आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन देखना,
क्वेश्चन है लिक्विड फेज इक्विलिब्रिया का, ठीक है। जैसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन याद है क्या? हाँ, एस्टर का कलर कैसा है? आपने तो काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना, वहां पे भी आता है ये। CH3COH प्लस, लेट अस सपोज C2H5OH लिख लिया, है ना, ठीक है, और ये प्योर ले लिया है, तो लिक्विड एंड लिक्विड है, ठीक है, ऑलराइट। अब ये जब रिएक्ट करेगा तो पहले मुझे बताओ ये बनेगा क्या? रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वो CH3COOC2H5। हाँ, गुड गुड, एस्टर, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना, एस्टर बनेगा CH3। यहाँ से ध्यान रखना, कहाँ था? अच्छा अच्छा, उसमें भी था, और ये 10th के केमिस्ट्री में भी रहता है, अगर आपको याद हो तो, है ना। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये अगेन ऑर्गेनिक से रिलेटेड होता है, ये क्या अल्कोहल है, ये क्या एसिड है, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसी का उल्टा जो है ना, वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है, सोप बनाने में यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और ये जो सामने होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर हैज फ्रूटी स्मेल, ठीक है, एस्टर कोई सा भी हो, इट हैज फ्रूटी स्मेल, ठीक है। बहुत जगह ये यूज होता है, कई बार आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में होता है ना कि भाई प्रोडक्ट ए है या फिर कुछ भी रिएक्टेंट ABCD है, यहाँ से आपको बताना होता है कि भाई लास्ट में ये ए क्या है, बी क्या है, या वॉट एवर, मतलब किसी भी एक के बारे में पूछेगा कि भाई आप वो वर्ड से पहचानो, तो उसमें कहीं भी फ्रूटी स्मेल आ रहा है ना, इसका मतलब वहाँ एस्टर बन रहा होगा कुछ ना कुछ, बात समझे, ठीक है। और एसिड होता है, कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है एसिड H+ देगा, लेकिन मैकेनिज्म के हिसाब से देखोगे तो यहाँ से OH जाता है और यहाँ से H जाता है, ठीक है। तो CH3CO वाला पार्ट यहाँ का रहेगा, ऑलराइट, और बाकी ये पार्ट OR पार्ट कहाँ से आता है? अल्कोहल से, ठीक है। इसी को अगर मैं थोड़ा जनरलाइज करके लिखूं तो R2OH अल्कोहल, R1COOH विल बी जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड, बात समझे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो CH3COO C2H5, कई बार इधर भी CH3 ले लो, इधर भी CH3 ले लो, तो पता ही नहीं चलता कौन सा CH3 किधर से आया है, राइट। तो इसलिए मैंने ये बताया कि यहाँ से OH जाता है, हम लोग समझेंगे अभी मैकेनिज्म में, देखेंगे बिल्कुल ऐसा कैसे होता है, ऑलराइट, ओके। अच्छा, और इसके साथ में क्या रिलीज होगा बताना भाई? वाटर, ठीक है, ऑलराइट। और ये हाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक, सब लिक्विड है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा पूरा लिक्विड है, लिक्विड के लिए जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं? 1, लिक्विड के लिए 1 ले लेते हैं ना, लेकिन वो जब भी 1 लेते हैं ना, तो उसमें अगर कोई भी एक गैस हो तब लिया जाता है, सभी अगर सेम लिक्विड रहेगा ना, अब यहाँ इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन के हिसाब का हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात समझे। और यहाँ एक और चीज़ आपको दिखेगा, अगर क्वेश्चन में फॉर समहाउ ये गिवन हो कि भाई H2O एक्सेस में है, इसका मतलब ये सब एक्वस में होगा उस टाइम पर, ठीक है, तभी उस केस में ऐसा होगा कि भाई H2O के फिर हम कंसंट्रेशन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नॉर्मल केस में समहाउ ये आपको, यानी तो लिक्विड लिक्विड सब है, इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पर Kc ही डिफाइन कर पाएंगे ना, Kp तो यहाँ डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम Kc जब हम डिफाइन करेंगे तो इसमें सबका ही कंसंट्रेशन यूज होगा, वाटर का भी यूज होगा, ऑलराइट, ठीक है। CH3COOC2H5, कंसंट्रेशन ऑफ H2O, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। देखो मैंने ना बहुत ज़्यादा अलग अलग टॉपिक का नाम नहीं लिखवा रखा होगा, हाँ पढ़े हो बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन भी किए हो, ठीक है। इसको जनरली होमोजीनियस लिक्विड फेज इक्विलिब्रिया के अंदर बताया जाता है, केस 1 केस 2 करके बहुत सारे केसेस बताए जाते हैं ना। मिक्सचर हो जाए, हेट्रोजीनियस हो जाए, एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो, या एक सॉलिड हो दूसरा गैस हो जाए, है ना, 2 सॉलिड हो एक गैस हो जाए, ठीक है, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, तो वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। Kp डिफाइन करना होगा तो केवल प्रेशर को देखेंगे, Kc डिफाइन करना होगा तो भाई गैस और एक्वस में क्या है उन दोनों को हम लोग लेंगे, बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। तो इसके हिसाब से आगे चलेगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑलराइट, ठीक है, लिख लिया इतना, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना, इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विथ 1 मोल, इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विथ 1 मोल, एक सेकेंड,
लिख लिया. इन एन एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ इथाइल एल्कोहल, 1 mole of ethyl alcohol. Ethyl alcohol is C2H5OH, है ना, कॉमा 1 mole of acetic acid. acetic acid का फॉर्मूला, CH3COOH. हाँ, 1 mole of acetic acid CH3COOH and 1 mole of water, and 1 mole of water at T degree Celsius, at T degree Celsius. The equilibrium mixture on analysis, the equilibrium mixture on analysis shows 54.3% of the acid is esterified. ये लाइन समझ रहे हो ना सब, ठीक है. कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. This is the question. पहला लाइन से पहले वो इक्वेशन तो अभी बता ही दिया है ना, वो रिएक्शन लिखो, और फर्स्ट लाइन T इक्वल्स टू 0 वाला पहले मुझे बताओगे सबका मोल क्या क्या होगा. Ma'am, 54.3 54.3 is equal to x square by 1 minus x का होल स्क्वायर. कैसे कर रहे हो ये? और C2H by 1 C2H by CH3COOH को तो 1 1. फिर वो अगर T equals to 0 पे वो 1 1 है, फिर T equals to इक्विलिब्रियम पर वो माइनस x हो जाएगा 1 minus. गुड 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 गुड. हाँ, मुझे ना एक बार पूरा ही रिएक्शन बताना, मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है. पूरा ही रिएक्शन ये बताना, तो सारा चीज़ क्या क्या लिया है. T इक्वल्स टू 0 पर, ये देखो ये T इक्वल्स टू 0 है ना, इसका कितना मोल गिवन है? वेरी नाइस, 1 मोल है, ये भी 1 मोल है. आगे बताओ. और वाटर तो जो है वो 1 मोल. वाटर 1 मोल है. और फिर T equals to इक्विलिब्रियम पर 1 minus x. तो ये अभी नहीं है, है ना. हाँ, ऑल राइट. T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, माइनस x हो जाएगा वो 1 माइनस एक्स हो जाएगा. 1 minus x. गुड. वो x हो जाएगा और वो 1 minus x हो जाएगा. हाँ 1 plus x. ठीक है, यही किया है दोनों ने. गुड गुड ग्रेट. ठीक है, चलो अब आगे क्या बताना है कि केसी बताना है, यही ना. ठीक है, तो x का समहाउ इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है? एस्ट्रीफाइड कितना परसेंटेज हुआ, इसका मतलब परसेंटेज अल्फा पता है ना. तो वो कितना है? 54.3%. तो अगर आप अल्फा निकालोगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? 1 by 1 minus. हाँ, एसिड के बारे में बोला है तो इसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं. ठीक है, 54.3 है वो 1 by 1 minus. हाँ, तो 54% में, तो इससे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर हम अल्फा निकालना चाह रहे हैं तो. ऑल राइट, तो 0.543 भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट आगे पॉइंट दे दो. ठीक है, ऑल राइट. अब ये क्या होगा? x अपॉन a, तो इनिशियली 1 नहीं था, है ना. तो x अपॉन 1, समझ गए ना. ठीक है, तो जिसके बारे में बात की है उसके हिसाब से हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू यूज कर लिया.
ठीक है। अब ये जैसे ही ये x पता चल गया, यहाँ से देखो x आ गया, x जैसे ही आ गया, अब आगे का काम तो बहुत आसान है ना। तो पहले ये लिख लो, कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ा होगा लेकिन कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि देखो एक्यूरेसी में ना कैलकुलेशन सही करना भी एक पार्ट होता है, ठीक है। और वो अगर आपने मतलब वो प्रैक्टिस से ही आने वाला चीज़ होता है, ठीक है। कैलकुलेशन करने का एक आइडिया आता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए भी प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। 0.4 0.4 है या 4 है? करेक्ट। अप्रोक्सीमेट 4 है, कैलकुलेशन 4 से मैंने अरे 4 और 0.4 में बहुत फ़र्क है ना। हाँ। 3 पॉइंट समथिंग आ रहा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये वैल्यूज़ तो थोड़ा उस टाइप का ही आएगा जिसमें आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत होगी, है ना। पर मेरा 1.44 कुछ है। अच्छा चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू आ गया हमारा पॉइंट कितना आ गया, 543 है ना। x का वैल्यू तो यही है 0.543। 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1.543 है ना। अच्छा 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या लिखा है ये बताओ, यहाँ तो गड़बड़ नहीं किया है ना। वो 45.7। ये वैल्यू 7 आएगा, 9 में से गया 5 होगा, फिर 9 में से जाएगा 0.457। देखो ऐसे मैंने उधर 100 लेकर काट दिया, मतलब 54.3 से डिवाइड माइनस कर दिया था। कहाँ पर? वो आपने जो 0.543 उधर। अच्छा आप कह रहे हो, ठीक है वो मतलब ऑल राइट ठीक है। ये लेकिन तो आया ही होगा, ये वैल्यू यही था ना, 457 लिए हो ना, 45.7, ठीक है। ऑल राइट, तो 0.457 इंटू 0.457, बात समझ गए। इसी का आंसर आपको निकालना है। तो अगर आप अप्रॉक्स में भी करोगे तो अप्रॉक्स में पॉइंट हो जाएगा क्या, हाँ 0.46 ये हो जाएगा 0.54, ये 1.54। इसके हिसाब से फिर आगे थोड़ा चलना पड़ेगा ना, ठीक है। आ गया, तो ये अब करोगे तो ऑलमोस्ट ये 4 आएगा, ओके ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आपके सामने मोस्टली जैसे पहला स्टेज तो हमेशा पहला क्या मतलब हाँ इंटीजर टाइप आता है, तो एक्यूरेसी में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर वैसा कभी ज़रूरत पड़ भी गया, जो कि मुझे लगता है कि मेन तक में तो आपके पास ऑप्शन सब में ही रहते सारे क्वेश्चन में ना, ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाता है। मेन का ये चेंज हो गया है क्या? अच्छा एक्स्ट्रा वाला रहता है, उसको तो हटा दिया। एक्स्ट्रा रहता है मतलब फिर से बोला। उसको 10 में 5 फिल करने होते थे, हाँ 5 ऑप्शन थे उनको हटा दिया। ओके लेकिन सारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन तो रहेंगे ही। अरे क्वेश्चन में तो ऑप्शन रहेंगे ना, मुझे वही लगा कि यार इतना चेंज हो गया, मुझे ये पता ही नहीं है क्या, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे ऑप्शन रहते हैं ना 4, एक ही क्वेश्चन, मान लो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो अभी, अब मान लो सारे के सारे पहले वही था, पहले सब कंपलसरी था, ठीक है। बोर्ड में ऐसा हुआ करता था कि भाई इसमें से आप चुन लो कौन करोगे, कई बार और में रहता था या कई बार एक एक्स्ट्रा रह गया। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी वैसे ही रहता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर में रहता है, ठीक है, सारे ही पार्ट में सेक्शन में रहेगा, ठीक है। इधर नहीं रहता था वैसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ओके। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ टाइम से इंट्रोड्यूस किया हुआ था, है ना। बट स्टिल ऑप्शन देख के हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई राउंड ऑफ में कर रहे हैं या फिर पॉइंट में आंसर चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से हम लोग -3 -4 अपना नहीं करेंगे, है ना। इनफैक्ट माइनस तो ज़्यादा ही हो जाता है, वो तो 0 हुआ, उसके बाद फिर एक जो आप सही कर रहे हो उसका भी मार्क्स जाता है कि नहीं, ठीक है ऑलराइट। तो इसलिए
कैलकुलेशन से हम लोग भागेंगे नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं चाहता है, कुछ ही क्वेश्चन में चाहता है, तो ठीक है कर लेंगे अगर वैसा क्वेश्चन रहा तो, ठीक है। ऑलराइट, 1 से 2 मिनट और दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस बार एम इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, लिख लिया। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर, क्वेश्चन, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर containing NO2 and N2O4 is 38.3। ये क्वेश्चन किया हुआ है आई थिंक, है ना, 38.3, मुझे ध्यान आ रहा है किया है, एक बार देखो तो, आई थिंक ये किया है, एक बार चेक कर लेना, नहीं किया होगा तो अभी हम लोग कर लेंगे। हो गया है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखना, at 250 degree Celsius and 1 atm pressure, vapor density of PCl5 is 57.9। vapor density of PCl5 is 57.9। calculate Kp of the reaction। फर्स्ट में लिख लेना Kp ऑफ द रिएक्शन एंड सेकेंड पार्ट परसेंटेज डिसोसिएशन व्हेन P इज डबल्ड, प्रेशर को डबल कर दिया गया है, व्हेन P इज डबल्ड। पहले इसमें थोड़ा मुझे तरीका बताओ। इनको लिखना पड़ेगा पहले, PCl5 जो है वो PCl3 + Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। गुड गुड ग्रेट। इसके बाद प्रेशर में से जैसे वो फर्स्ट क्वेश्चन में था उसी की तरफ लेना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सबसे पहले रिएक्शन लिखो, वेपर डेंसिटी है ना, तो वेपर डेंसिटी मोलर मास में क्या रिलेशन होता है, वेपर डेंसिटी D - D अल्फा D - D n - 1D। ठीक है। तो अब दोनों डेंसिटी तो नहीं गिवन है, लेकिन मोलर मास में तो हम लोग जा ही सकते हैं। मोलर मास थ्योरेटिकल PCl5 का कैलकुलेट कर लिया है कि नहीं, ठीक है। मोलर मास ऑब्जर्व्ड है, मोलर मास स्टार्टिंग का रहेगा, वही हो जाता है ना उधर भी, है ना। वेपर डेंसिटी मोलर मास तो बिल्कुल एक जैसे है ना, रेशियो सेम। चलो करो करो करो। मान लो किसी को फॉर्मूला इक्वेट नहीं हो पा रहा, याद नहीं है, तो कैसे करेंगे, मास इक्वेट कर लो, है ना। इनिशियल मोल इंटू इनिशियल मोल के हिसाब से टोटल मास, हाँ, इनिशियल मोल इंटू मोलर मास कर दोगे तो टोटल मास इनिशियली का आ जाएगा, है ना। A इंटू एम थ्योरेटिकल कर लेते थे, है ना। और एट इक्विलिब्रियम का आप टोटल मोल्स चेक कर लो, PCl5 का मास कितना है? गिवन नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। P का कितना होता है फॉस्फोरस का मोलर मास 31, Cl का क्या होता है 35.5, तो 31 + 35.5 इंटू 5। ऑल राइट। और ये तो ध्यान है ना, ए कैंसिल हो जाता है, टोटल मोल्स निकाल भी सकते हो आप वैसे, है ना। चलो प्रोसीड करो। बिल्कुल स्केलेटल पार्ट में यहाँ लिख देती हूँ, जो शायद आप लोगों ने लिख लिया है अभी। PCl3 + Cl2 T = 0 पे अगर इसका एक A मोल मान रहे हो तो T = T इक्विलिब्रियम, A - X, ये हो जाएगा आपका X, है ना, और ये हो जाएगा आपका X। और अल्फा के टर्म में चलना है, तो अल्फा के टर्म में क्या होगा, A - A अल्फा, X = A अल्फा। जो 57.9 वो तो एक ऑब्जर्व है ना। हाँ बिल्कुल ऑब्जर्व्ड है। उसमें इंटू 2 मल्टीप्लाई करो ना, साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई ये थ्योरेटिकल से डिफरेंट मास आ रहा है ना, है कि नहीं, ठीक है।
एम थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे भाई, 31 PCl5 के लिए मोलर मास हम लोग निकाल रहे हैं, तो 31 प्लस 35.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई ये, टोटल 208.5 आएगा। देखो तो ऐसा ही आएगा क्या, 208, हाँ बिल्कुल सही वही आ रहा है, 208.5, 208.5 ये हो गया थ्योरेटिकल, है ना, ठीक है। वेपर डेंसिटी कितना गिवन है, कोई जरूरत नहीं, उसी से ही तो हो जाएगा। हाँ ऑब्जर्व्ड, हाँ हाँ ऑब्जर्व्ड के लिए तो भाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड या मोलर मास मिक्सचर आप निकालना चाह रहे हो, तो मिक्सचर के लिए क्या होगा, जो वेपर डेंसिटी होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो क्या है 57.9 है, हाँ 57.9 है ना, तो देखो साफ साफ दिख रहा होगा 57.9 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये इसके बराबर तो नहीं है, ऑब्जर्व्ड है वो, ठीक है, मिक्सचर का है वो, गिवन भी है मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है, ठीक है। तो अगर मान लो अब एग्जाम टाइम में अगर कंफ्यूजन आ गया तो क्या करेंगे, इस तरह से सोच लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में क्या कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ये तो हमेशा ही प्रैक्टिस करते समय घर में ही आना चाहिए कि नहीं, ठीक है, जब आप अपने स्टडी टेबल चेयर पे हो तभी आ जाना चाहिए ना, ऑलराइट चलो देखो ऐसा आया है क्या, 5.8 ठीक है, अच्छा इनिशियली टोटल मोल तो ए ही था, और एट इक्विलिब्रियम अल्फा क्योंकि कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है क्या, हाँ अल्फा के बारे में बात करना है ना, तो अल्फा वाले टर्म में हम लोग चलते हैं, ठीक है, सीधे सीधे मोल के टर्म में रहता तो हम लोग इससे चल सकते थे A-X, लेकिन एक में क्या निकालना है, केपी निकालना है, गैस फेज रिएक्शन है ये, सारे के सारे गैस में है ना, एक में केपी निकालना है, दूसरे में फिर अल्फा के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अल्फा वाला ही रिलेशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टोटल मोल्स यहाँ कितना आ जाएगा, देखो ए कॉमन आ जाएगा, ए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, देखो ऐसा ही आया क्या, ठीक है, तो एक और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 1 प्लस अल्फा, है ना, ए इंटू 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा टोटल मास इक्वेट करने में क्या कर रहे थे, ए इंटू एम थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू एम मिक्सचर इंटू मिक्सचर का टोटल मोल्स, तो ए देखो जो भी स्टार्टिंग में गिवन नहीं है बट जो भी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ो, करते चलो, मुझे लगता है यहाँ तक आ गया है, तो अब तो भाई अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, तो केपी निकल जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा ना, राइट, समझ रहे हो, चलो करो करो करो, केपी निकालो, फिर मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, केपी निकल रहा है ना, केपी निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर में जाना होगा, है ना, पार्शियल प्रेशर में जाना होगा, अब वो देखो कैसे जाएंगे, टोटल प्रेशर गिवन है 1 atm, है ना, टोटल प्रेशर मेंटेन्ड है 1 atm, ठीक, अब इनिशियली जो भी चीज़ रहा होगा, ये जो अल्फा होगा P1 जो टूट रहा है अपॉन P, अल्फा का रिलेशन x अपॉन ए से भी होगा, और क्योंकि हमें केपी निकालना है ना, बात समझे, और वॉल्यूम से भी यहाँ नहीं जा सकते, वॉल्यूम अगर पता होगा तभी जा सकते हैं, केसी केपी में वैसे रिलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना, है कि नहीं, ठीक है, ऑल राइट, तो अल्फा इक्वल्स टू P1 अपॉन P, लेकिन हम लोग लिख पाएंगे, है ना, जहाँ पे P1 क्या है, हाँ बोलो,
पार्शियल प्रेशर से कैसे कैलकुलेट करोगे पार्शियल प्रेशर से? अच्छा हाँ, पार्शियल प्रेशर से हो जाएगा, यस, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कर सकते हो। ठीक है, टर्म वो जो वो तो 1 प्लस अल्फा है, तो फिर वो जो ए मिक्सचर वाला वो क्या है 0.5। हाँ अब देखो, जैसे अगर आप पार्शियल प्रेशर में जाओगे ना तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे, है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पी, बात समझे? तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पी जैसे ही करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा और पी हमें पता है 1, तो वहां से आगे चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो आगे, करो, बढ़ो, केपी निकल जाएगा वहां से। अच्छा अल्फा नहीं आया, ऑल राइट ऑल राइट। अल्फा के लिए देखो क्या करेंगे, ए टोटल मास इक्वेट करेंगे, बस मास तो कंजर्व्ड होगा ना। ठीक है, यही तो मेन था, ये जो मोलर मास मिक्सचर है, मोलर मास इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, उसका मेन चीज़ ही यही था, क्योंकि यहाँ से एक तो फॉर्मूला आ जाता है, थोड़ा पेज पलटो पीछे। हाँ तो उसमें देखो एक लाइन ये लिखा होगा ना, ए इंटू एम थ्योरेटिकल इक्वल्स टू, वो 16/9 आ रहा है। हाँ गुड गुड, सही आ रहा है। आप आगे चलो, नेक्स्ट पार्ट करो, आपका करेक्ट है, वो क्या है? देख लो क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अच्छा चलो इसको देख लो। अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इनिशियली मास और एट इक्विलिब्रियम में जब भी देखो मास तो कंजर्व्ड होगा, सिंपल बात ये है, मास तो कंजर्व्ड होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल मास इनिशियल अगर देखोगे तो इनिशियल मोल्स इनटू एम थ्योरेटिकल, टोटल मास इनिशियली का होगा, तो एम थ्योरेटिकल क्या है, मोलर मास ऑफ PCl5, है ना, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया है, ए इंटू आपने ही बताया 208.5, है ना, 208.5, है ना। अब यही इक्वल क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम का टोटल मोल। तो देखो एट इक्विलिब्रियम का टोटल मोल ऐसा आया है क्या, खुद चेक करो। वो प्रेशर तो डबल हो जाएगा, तो फिर वो 1 × 2 हो जाएगा ना टोटल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आगे बढ़ो। Kp तो कांस्टेंट रह जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। ठीक है, टोटल मोल्स इनटू एम मिक्सचर, यही तो बताना सक्षम। ठीक है, बस टोटल मास को इक्वेट करते हैं, दिस इज द मेन थिंग। ठीक, तो देखो ए अपने अपने कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ए को मैं हटा दे रही हूँ अभी। ठीक है, ऑलराइट, ओके। इधर क्या है, 1 प्लस अल्फा, और एम मिक्सचर का बताओ कितना कैलकुलेट किया था हमने, 103.8 है ना, अल्फा आ जाएगा क्या, इक्वेशन आ गया, अल्फा तो आ जाएगा। देखो अल्फा कितना आया, हाँ कितना आया आपका सेकंड पार्ट? अल्फा इज इक्वल टू 4/√34। अच्छा हाँ थोड़ा है उसका, ये देखो तो 4/√34 बोल रहे हो ना, आई थिंक करेक्ट ही आ रहा है। हाँ हाँ करेक्ट आ रहा है लगभग। प्लस हो रहा है ना, तो फिर 18 और 16 34 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, आंसर है 0.69। आप थोड़ा बैक कैलकुलेशन करके देख लो कि हाँ उतना लगभग आ रहा है या नहीं। .69। कैलकुलेट निकालना पड़ेगा। ऑल राइट, वेट वेट वेट, इसलिए मैंने बोला। आपने क्या बताया कितना आया, 4/√34 ना, यही बताया ना। मान लो ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगा, 36। 34 से थोड़ा इंक्रीज कर दो, 36। 36 मतलब 6, तो 4/6 हो गया, इसका मतलब 2/3। 2/3 मतलब 0.67। अब क्योंकि आपने ये थोड़ा कम किया है तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 0.69। बात समझे? तो विदाउट कैलकुलेटर भी इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते थे, यही पॉइंट मैं अभी कह रही थी, है ना। आपका क्या आया है ऑप्शन में, कैसे मैच करना है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। चलो यहाँ से अल्फा क्या आया पहले ये बताना सक्षम। 0.8 हाँ बिल्कुल सही है। कैलकुलेटर यूज किया या खुद से किए हो? हाँ गुड गुड, ठीक है, 0.8। अब इसको कैसे यूज करेंगे आगे, आगे का रास्ता अब क्लियर है क्या? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर देंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे, हाँ दिस मोल डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस अल्फा, है ना। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 1 atm, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा सबका। ठीक है,
फिर पार्शियल प्रेशर आ गया तो केपी निकाल लेंगे। ऑलराइट, अच्छा अब केपी जो आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, केपी का वैल्यू विल बी फिक्स्ड, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या, मुझे अल्फा बता दो जब प्रेशर डबल कर दिया गया है, तो केपी आ चुका है, तो सेम फॉर्मूला फिर से यूज कर लेना है। अरे क्या चैट कर रहे हो? आपके इमोशंस आपके फेस पे पूरे उबड़े पड़े थे। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन देख के ऐसे खुश हुए जा रहे हो? आवाज नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, मतलब पढ़ाई ही कर रहे हो ना, कुछ और काम मल्टीटास्किंग में तो नहीं? हाँ ठीक 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 है। क्वेश्चन करके मजा आ गया, अभी आप मुस्कुरा रहे थे। ओके ऑलराइट, अच्छा रास्ता समझ में आ गया ना, आप कर लोगे? ठीक है, क्लास के बाद में इसको फिर से अटेम्प्ट कर लेना अगर अभी नहीं हुआ है तो, ठीक है। ऑलराइट ओके, अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल जब भी रहेगा ना, तो देखो पुराना ही चीज़ सब लोग हम लोग यूज़ कर रहे थे, कुछ भी नया चीज़ नहीं है अब, बात समझे? ठीक है, अच्छा अब आयंस के बारे में जो इक्विलिब्रिया है ना, वो हम लोग आयनिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ भी अभी मैंने नहीं यूज़ किया हुआ है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और रिलेशन होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स से रिलेटेड होता है वो, ठीक है। उसको यूज़ करके कुछ और क्वेश्चन करना है, जो कि हो सकता है कि 1 महीने बाद हम लोग कर पाएंगे, बात समझे? ठीक है, नॉइज़ आ रहा है क्या बहुत ज़्यादा? आवाज़ मेरी ही आ रही है ना? चलो ठीक है ठीक है, ऑलराइट ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं किसका, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, बात समझे? अब आयनिक में देखो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ एकदम आराम से करेंगे, धड़ल्ले से करेंगे, ठीक है। एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि भाई टेम्परेचर अगर फिक्स है तो जो भी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होगा इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ऑलराइट, रिएक्शन प्रोवाइडेड कि रिएक्शन फिक्स है, उसमें आप कुछ स्टोइकियोमेट्री में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि वहाँ से तो के चेंज होता है। ऑलराइट ओके ठीक है। अब देखो आयनिक में मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आयनिक में आयंस के इक्विलिब्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आयंस का इक्विलिब्रिया, आयंस मोस्टली कहाँ होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वस फेज में या किसी सॉल्वेंट के अंदर जब होता है ना, ठीक है, जैसे वाटर होता है ना, वाटर में पोलैरिटी होती है, राइट, H+ OH-, है ना, H2O, इसके इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। आप कोई सा भी एसिड बेस ले लो, उसका अगर आप देखोगे कि भाई इक्वेशन कैसा हो रहा है, तो आयंस के फॉर्म में चीज़ें रहती है, ठीक है ओके। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ डिफाइन किया जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, ये कितने टाइप के होंगे, ठीक है। तो कोई वैसा सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट हो जाता है ना, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना कि स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है, ठीक है। स्ट्रांग अगर होगा, जैसे स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, इसका मतलब आपने पानी में जैसे ही उसको डाला वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाता है इंस्टेंटली। ऑलराइट, मीनिंग इसका ये होता है, समझना अभी थोड़ा बात ये समझने का बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ जब भी आएगा इसका मीनिंग ये होता है कि भाई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, खासकर अभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का बात चल रहा है ना, ठीक है। जैसे HCl हम लोगों ने ले लिया, स्ट्रांग एसिड है। दूसरा एग्जांपल NaOH का ले लिया, ये क्या है, स्ट्रांग बेस है, ठीक है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग बेस हो सकता है किसी भी फेज में हो, ये हो सकता है आपका सॉलिड लिक्विड गैस, किसी भी तरह से आपने रखा हुआ है, ठीक है, ठीक, मोस्टली ये आपका लिक्विड में रहता है, ठीक है। तो अब इसको जब आपने पानी में डाला है ना, तो इसका नेचर क्या है, वहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रांग एंड वीक को, ठीक है। तो इसको जैसे ही हमने क्या किया, एक्वस कर दिया, मतलब पानी में डाल दिया, एक्सेस वाटर डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेस वाटर डाला तो अब ये क्या होगा, Na+ एक्वस और अलग अलग आयन के फॉर्म में हो गया। और ये दोनों आयन पानी में कैसे रहता है, सॉल्वेशन, वर्ड ध्यान है क्या, हाँ सॉल्वेशन एनर्जी। अभी थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ रहे हो, स्टार्ट हुआ है तो अभी तो थोड़ा टाइम है, थर्मोकेमिस्ट्री में भी ये आएगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये आएगा। और फिर ये यूज़ होता है आपका इनऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा, लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, है ना। कब यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट देख लो, सॉल्ट का एग्जांपल ऐसा ना, हम लोग के घरों में सॉल्ट होता है, हम लोग यूज़ करते हैं उसको, है ना, सॉलिड होता है वो, वाटर फॉर्म में भी है, स्टिल सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड का जो भी चीज़ होता है ना, अभी देखो सॉलिड स्टेट अभी चैप्टर नहीं है ना, नहीं तो
उसमें पढ़ते थे हम लोग कि भाई लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, ठीक है। आयंस जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक छोटा आप देख लो सॉल्ट का जस्ट एक होता है ना, एक पीस बहुत ही छोटा होगा ना, पाउडर, फाइन पाउडर के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। उसको अगर आप लेने की कोशिश करो तो वो बहुत ही छोटा होगा, बट स्टिल उस छोटे से सॉल्ट के टुकड़े में भी मल्टीपल Na+ मल्टीपल Cl- होंगे, है कि नहीं, क्योंकि Na का नेचर ही वैसा है, वो तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा, सोच भी नहीं सकते इतना छोटा, है कि नहीं। बात समझे। मास अगर देखेंगे तो उसका मास क्या आएगा, सुनना, 23 Na का मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग नेग्लिजिबल, तो Na हो या Na+ लगभग 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, समझ रहे हो, 10⁻24। तो अगर एक छोटा सा भी आपने पोर्शन लिया ना तो वो बहुत ही लार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू Na+, तो खूब सारे Na+, खूब सारे Cl- उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ऑल राइट, बात समझे, ठीक है। तो अब ये जो सॉलिड होता है जिसमें कि भाई Na मतलब आयन है, एनायन है और कैटायन है, ठीक है, इसको जैसे ही आप पानी में डालते हो ना तो क्या होता है, सॉल्वेट होने लगता है। सॉल्वेट होने लगता है क्या मतलब, उसके आयंस अलग होने लगते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऐसा सॉलिड है जिसका लैटिस एनर्जी हाई है, लैटिस एनर्जी हाई का क्या मतलब, वो सॉलिड में ज़्यादा रहना चाहिए चाहता है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए लैटिस को तोड़ने के लिए, बात समझे। अब उतना ज़्यादा एनर्जी अगर वाटर के साथ डिजॉल्व होने में मिल जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी कह दो, है ना, सॉल्वेशन एनर्जी कह दो, किसी भी सॉल्वेंट में अगर वो मिल रहा है तो इसका मतलब वहाँ से जो एनर्जी, बॉन्ड टूटने में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो अगर Na+ Cl- अगर अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, उस अट्रैक्शन को कोई तोड़ रहा है ना, बॉन्ड टूट रहा है, तो एनर्जी तो रिलीज होगी, बात समझे। वही, हाँ, वही जो एनर्जी रिलीज होता है और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी दोनों को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो डिजॉल्व कब हो जाएगा, जब अगर सॉलिड है उसको लैटिस एनर्जी मिल गया, कहाँ से, जब बॉन्ड टूट रहा है वहाँ से, है ना। सॉल्वेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है आपका किससे, लैटिस एनर्जी से, तो डिजॉल्व हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे PYQ में भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस में, बात समझे। सॉल्वेंट अगर वाटर हो जाए तो टर्म यूज करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ऑल राइट, ठीक है। सॉल्वेंट अगर वाटर हो जाए तो टर्म हाइड्रेशन एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। बात यही हो रही है, पानी में सॉलिड को घुलाया तो ऐसे यूज करते हैं, मान लो वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड गैस कुछ है, तो डिजॉल्व हो रहा है वो, ठीक है, ऑल राइट। अब इसमें ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उसमें अगर आपने इनफ पानी मिला दिया, और पानी का अगर वो मतलब आपस में ऐसा नेचर है, पानी में H+ OH- दोनों होता है, तो जैसे NaCl को अगर आप देखोगे तो Na+ के पास में क्या होता है, Na+ लेटर सपोज एक देख रहे हैं, तो इसके पास चारों तरफ से वाटर का कौन सा पार्ट अभी अट्रैक्शन फील करेगा, H+ या OH-? OH-, ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। तो अगर माइनस के फॉर्म में है तो वो माइनस हो सकता है, ठीक है। माइनस अगर नहीं है तो भी ये जो H2O है ना, सारे H2O में Δ+ होता है H की तरफ और O के पास होता है Δ-, बात समझे। तो इसलिए कई बार बुक में क्या देखोगे ना, ऐसे ऐसे देखोगे, इस तरह से V टाइप से। V टाइप से का क्या मतलब, ऑक्सीजन वाला पार्ट अभी इसकी तरफ होगा, ठीक है। और ये कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना रहा है लेकिन अट्रैक्शन फील कर रहा है चारों तरफ से। इनफैक्ट वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और इसके ऊपर ये स्फेयर टाइप का बन जाएगा चारों तरफ से, बात समझ आ रही है, ठीक है। और इसका इनफैक्ट 2-3 लेयर बनता है, फिर थोड़ा वीक इंट्रैक्शन होगा लेकिन वो भी ऐसा ही होगा। एक स्फेयर, पहले वो जितना नज़दीक आ सकता है ऑक्सीजन आप आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर भी और 2 से 3 लेयर बनते हैं, उसके बाद फिर और लेयर नहीं रहता, बात समझे। लेकिन अभी आपको इसका आइडिया होगा कि Na+ खुद बहुत छोटा है, बात समझे। अब ये इस तरह का हो जा रहा है, इसका मतलब Na+ अलग हो जाएगा ना, ऑल राइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इस तरह का चीज़ आता है, ठीक है, बात समझे। और एनर्जी रिलीज होती है, तभी ये इस तरह से टूट पाएगा और एक्वस के फॉर्म में रह पाएगा, ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ भी अगर इसको पानी में डाल दो तो H+ Cl-, बात समझे, ठीक है। यहीं वीक एसिड ले लो, वीक बेस ले लो, कोई भी सॉल्ट ले लो, सॉल्ट सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई सा भी सॉल्ट ले लो, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, वीक एसिड वीक बेस, बात समझे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए ना, थोड़ा ये सॉल्वेशन हाइड्रेशन समझ गए रिलेट करके, ठीक।
ये पार्ट फिर से इनऑर्गेनिक में कहीं कहीं आता है, तो जब भी आता है ना ये वैसा ही है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है ना, बॉन्ड नहीं है प्रॉपर, लेकिन इंटरेक्शन जो होता है वंडरवॉल के जैसा वो वीक नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज वाई बॉन्डिंग टर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा खासा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लेके आता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ऑर्गेनिक में भी यूज़ करने को मिलेगा, फिजिकल के कुछ क्वेश्चन में आ जाता है ये। ठीक है, आगे सॉल्यूशन में जाओगे तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, इनऑर्गेनिक में कई जगह आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही ये सॉल्वेशन, हाइड्रेशन और ये जैसे इसको बोलते हैं सॉल्वेशन स्फेयर। ठीक है, सॉल्वेशन स्फेयर, ऐसे सॉल्वेटेड स्फेयर, सॉल्वेशन स्फेयर, ऐसे टर्म यूज करते हैं। ऑलराइट, ओके। अब बस 2 पॉइंट आज हम लोग लिख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब यहाँ पे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम लोग काफी पढ़ते हैं, तो ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, WA मतलब WA वीक एसिड, यस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, सॉल्ट के कोई सा भी टाइप ले लो, है ना, एनी टाइप, सब कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा, एनी टाइप में यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा लेकिन, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पता है ना आप लोगों को? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हाँ सुना होगा, अच्छा चैप्टर है वो, केमिकल बॉन्डिंग की तरह बढ़िया चैप्टर होता है। ठीक है, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो डिसोसिएट नहीं होती। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो इसलिए सॉल्ट हम लोग जो अभी देखेंगे ना, तो वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट जब भी हम लोग बना रहे होते हैं तो कैसे कैसे बना सकते हैं सॉल्ट भाई? अरे फिर से बोलना। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या करते हैं? एसिड और स्वीट बेस लेकर, हाँ ठीक है, एसिड और बेस लेके जब उसको हम लोग रिएक्ट करवा लेते हैं तो यहीं से सॉल्ट प्रिपेयर होता है ना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, है ना। तो कितने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट आ जाएंगे? एक सॉल्ट जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया, दूसरा सॉल्ट जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिलाया, मैथ्स 4 टाइप का हो जाएगा, है ना, बात समझे? तो चारों में से कोई सा भी टाइप्स हो, मैं उसी टाइप के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो SASB से बना हो या SAWB से बना हो या फिर WASB से बना हो, समझ रहे हो ना ये मैं क्या लिख रही हूँ? समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से जो न्यूट्रलाइजेशन का सॉल्ट है ना, रिएक्शन का सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बना है, वीक एसिड वीक बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बना है, बात समझे? इन सब में से कोई भी सॉल्ट ले लो, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऑलराइट, लिख भी लिया है ये। ठीक है, इसका टाइप रटने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस ले लो, 4 टाइप का सॉल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन, जैसे ही पानी में डालोगे ये लगभग पूरा क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। आगे बढ़े। तो देखो यहाँ पे एक लिख लेना, कोई सा भी एक एग्जांपल। तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम का साइन ना यूज करके ऐसा होगा, है ना। ठीक है, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट लिख लेना वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक से इसके एग्जांपल में अब कोई सॉल्ट नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? सॉल्ट नहीं आ पाएगा। वीक एसिड आएगा, वीक बेस आ जाएगा, है ना। वीक एसिड का कोई भी एक एग्जांपल ले लो, CH3COH, है ना।
वीक बेस का एक एग्जांपल ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4AH, ठीक है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होता है ना आपका वीक होता है, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पानी में ऐड कर रहे हैं, तो AQ, ठीक है, बात समझे। ये टूटेगा तो आयन में, लेकिन वो वापस से जुड़ के पीछे भी आएंगे। ऑलराइट, डिफरेंस समझ रहे हो ना। ये इसको जैसे ही पानी में डाला ये सब इधर कन्वर्ट हो जाएंगे, HCl खत्म विद इन सम टाइम और H+ और Cl- आ जाएंगे, ठीक है। H2 प्लस और OH माइनस आ जाएगा। हाँ, और ये रहा, ठीक है, यहाँ से क्या होना है, NH4 प्लस AQ, OH माइनस AQ, है ना, बात समझे। तो ये वीक के बारे में, इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना हम लोग कहाँ देखेंगे, ये वीक टाइप का जो चीज़ है ना, यहाँ पे अब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अगर कहीं आएगा तो क्या इफेक्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो H+ बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो OH माइनस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सोचो एट इक्विलिब्रियम अगर आपने ये बढ़ा दिया तो लीच एटलियर, है ना, लीच एटलियर प्रिंसिपल। इसी के लिए यहाँ एक टर्म है कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, उसका यूज यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन आयन क्या है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, कॉमन आयन जो भी है अब वो कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, तो भाई नया कोई थोड़ी ना है, लीच एटलियर यूज़ कर रहे हैं, समहाउ हमारा प्रोडक्ट बढ़ गया तो ये अब पीछे जाएगा ना, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग एसिड बेस का pH कैलकुलेशन, pOH कैलकुलेशन, वाटर का बहुत सारा चीज़ हम लोग अभी पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें से देखो कुछ पार्ट हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है, जैसे H2O का मोलैरिटी कैलकुलेट करके रखा है हमने पहले से, है ना, उन सब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे करते हैं, अल्फा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। के का अलग अलग नाम होता है, वीक एसिड का इक्विलिब्रियम है एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ के डिफाइन करते हैं, और क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल के टर्म क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड A, बात समझे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ये, लेकिन नाम यहाँ डिफरेंट होगा, है ना, नाम यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, है ना, इसके लिए KB, ठीक है। सॉल्ट के लिए सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना, इस तरह का अलग अलग नाम है। बफर कैसे बनाते हैं, बफर क्या होता है, pH रेंज को रेजिस्ट करता है। अरे सब इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ इजी है सब, लेकिन सब ना रिलेटेड है इन्हीं से, मोल होता है भाई वहाँ पे, ठीक है। सेम वीक एसिड का अगर आपका सॉल्ट हो तब बफर बनने का वहाँ पे चांस होता है, उसके कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। एक यानी तो आप केसेस याद कर लो, यानी तो आप मेन वो पॉइंट याद कर लो कि भाई ये होता कैसे है ना। अब उसमें टाइप देख लो, है ना, अलग अलग टाइप, तो ऐसे 3 टाइप के भी होते हैं, लेकिन 2 टाइप को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो उस 2 टाइप में आपके सारे टाइप अंदर, मतलब उसके अंदर ही आ जाएंगे, बात समझे। तो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। इसमें देखो अगेन ये चैप्टर जो है ना आयनिक इक्विलिब्रियम एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा थोड़े होने वाला है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से मतलब होता है ना चंक में बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं, और उन सब का आपस में रिलेशन है एक ही चीज़ बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ नया यूज़ नहीं करेंगे, नाम अलग होगा, है ना, ठीक है। और उसके साथ धीरे धीरे फॉर्मूला इंक्रीज होता जाएगा। ऑलराइट, आपका भी क्लास में, नॉर्मल क्लासेस में आपका आयनिक हो चुका है सक्षम, फिर से बोलना, अच्छा हो चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग भी अभी स्टार्ट कर ही देंगे, और फिर जहाँ पे भी चले आप एक चीज़ ये लेकिन ध्यान रखना कि जो भी आपका स्टडी पैकेज है ना, उस स्टडी पैकेज का जैसे इक्विलिब्रियम हो चुका है, इक्विलिब्रियम के एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन डाउट में आए, अब क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है तो उसका फोटो लेके फिर मुझे आप भेज देना, क्वेश्चन का एज इट इज़ फोटो ले लेना। कई बार क्या होता है ना, आप लिख रहे होते हो उसमें 1-2 भी इधर उधर मिस हो जाता है ना, उसके हिसाब से फिर आंसर अलग हो जाता है कि नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन नया नोटबुक लेके रखना, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटिन्यू जो होगा वो उसी में रखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में कंटिन्यूएशन होना प्लस रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक है। तो थोड़ा छोटा क्लास रखेंगे, लेकिन हम लोग अच्छे से समझते हुए करेंगे उसमें, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ऑलराइट, चलो ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग 8 o'clock। ऑलराइट, ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय। मैं वो क्वेश्चन आपको भेज दूँ। अच्छा हाँ, तुम्हारा वो